दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लाया हूँ ये एक मॉरल स्टोरी है। बहुत ही अच्छी मज़ेदार कहानी है और कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द हंटर एंड द डव्स। दोस्तों, डव का मतलब होता है कबूतर और ये एक से ज़्यादा है, मतलब कि प्लूरल है, तो डव्स का यूज़ किया गया है। द हंटर एंड द डव्स, क्या वो मतलब, वो हंटर का मतलब होता है शिकारी, शिकारी और कबूतर। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे ध्यान से सुने और यदि आपको कोई नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो उसे नोट करें, और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। There was a huge banyan tree standing on the outer boundaries of a village। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। जब हम सिंपल पास्ट में वाक्य कोई बनाते हैं तो वहाँ पर वॉज या वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। साथ में नाउन एडजेक्टिव को, नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। इस तरह के वाक्यों में वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो इस तरह के जो वाक्य हैं उनको नो एक्शन सेंटेंस भी कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? There was a huge banyan tree standing on the outer boundaries of a village। एक गांव की बाहरी सीमाओं पर एक बड़ा बरगद का पेड़ था। All kinds of birds had their homes in this tree। और सभी तरह के जो पक्षी थे उनका इस पेड़ पर घर था। और दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट का पजेसिव वाक्य है। पास्ट पजेसिव का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ ये दिखाते हैं पास्ट में किसी के पास कुछ था, तो इस तरह के वाक्यों को पास्ट पजेसिव का वाक्य कहा जाता है, जहाँ हेड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि ऑल काइंड्स ऑफ बर्ड्स हैड देयर होम्स इन दिस ट्री, मतलब सभी तरह के पक्षियों का इस पेड़ पर घर था। Even the travelers would come and relax under its cool shade during the hot summer days। Even the travelers, दोस्तों travel का मतलब होता है यात्री और ये प्लूरल है travelers, मतलब जो यात्री थे would come, वो आते, and relax, और वो आराम करते, under, नीचे, under मतलब नीचे, उसके नीचे आराम करते, its cool shade, उसकी ठंडी छाया के नीचे आराम करते, during the hot summer days, मतलब गर्मियों के गर्म दिनों के दौरान जो यात्री थे वो भी वहाँ आते और उसकी ठंडी छाया के नीचे आराम करते। Once a fowler came to take a rest there। दोस्तों, फॉलर का मतलब होता है बहेलिया, मतलब पक्षी पकड़ने वाला, उसे फॉलर कहा जाता है। एक बार जो एक पक्षी पकड़ने वाला था, केम, वो आया, टू टेक अ रेस्ट देयर, वहाँ पर आराम करने के लिए। और दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। कम मतलब आना, सेकंड फॉर्म केम। He also had a huge net with him। और ये भी पास्ट का पजेसिव वाक्य है जहाँ पर हेड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया। He also had a huge net with him, मतलब उसके पास एक बड़ा जाल भी था। नेट मतलब जाल। He set this net under the tree। सेट का मतलब लगा देना, और उसने उस जाल को लगा दिया अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे। एंड स्ट्यूड सम ग्रेन्स, और उसने स्ट्यू मतलब कि छिड़क दिए, सम ग्रेन्स कुछ दानों को, मतलब कि चने के दानों को, ऑफ राइस मतलब चावल के दानों को, टू ल्योर, ल्योर का मतलब होता है प्रलोभित करना, किसी को लालच देना, ललचाने के लिए, द बर्ड्स पक्षियों को। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि उसने पेड़ के नीचे अपने जाल को लगा दिया और उसने कुछ जो चावल के जो दाने थे उनको उसने वहाँ पर छिड़क दिया, टू ल्योर द बर्ड्स पक्षियों को ललचाने के लिए। अ क्रो लिविंग इन द ट्री, एक जो कौवा था लिविंग, जो रह रहा था इन द ट्री, पेड़ पर, सॉ इट, उसने उसे देखा, एंड कॉशन्ड हिज फ्रेंड्स। कॉशन का मतलब होता है किसी को आगाह करना, खतरे से अवगत कराना, तो उसने अपने जो दोस्तों को खतरे के बारे में आगाह किया। नॉट टू गो, कि वो ना जाएं डाउन, नीचे ना जाएं, टू ईट द राइस, चावलों को खाने। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि एक जो कौवा था जो वहाँ रह रहा था, उसने इस चीज़ को देखा और उसने अपने साथियों को इस चीज़ से आगाह किया कि वो नीचे चावल को खाने ना जाएं। चलिए आगे देखिए।
बट एट द सेम मोमेंट अ फ्लॉक ऑफ डव्स केम फ्लाइंग ओवर द बनियान ट्री। बट एट द सेम मोमेंट मतलब लेकिन एट द सेम मोमेंट मतलब लेकिन ठीक उसी क्षण अ फ्लॉक ऑफ डव्स, दोस्तों फ्लॉक का मतलब झुंड होता है, फ्लॉक ऑफ डव्स मतलब कबूतरों का एक झुंड, केम फ्लाइंग वो उड़ता हुआ आ गया, ओवर द बनियान ट्री बरगद के पेड़ के ऊपर। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि उसी समय कबूतरों का एक झुंड उड़ता हुआ उस बरगद के पेड़ पर आ गया। दे सॉ ग्रेन्स ऑफ राइस strewn around and without losing a moment descended on the ground to eat the grains of rice। क्या अर्थ हुआ दे सो। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनेट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है। सी मतलब देखना सेकंड फॉर्म सो, और दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग शामिल होते हैं, एक से ज़्यादा लोग होते हैं, तो वहाँ पर दे का यूज़ किया जाता है जो कि एक प्लूरल नाउन है। तो क्या अर्थ हुआ दे सॉ ग्रेन्स ऑफ राइस strewn अराउंड मतलब उन्होंने चावल के दानों को आसपास बिखरा हुआ देखा, एंड विदाउट लूजिंग अ मोमेंट और बिना एक क्षण गंवाए डिसेंडेड ऑन द ग्राउंड, डिसेंड मतलब उतरना, और वो ज़मीन पर उतर गए, टू ईट द ग्रेन्स ऑफ राइस चावल के दानों को खाने के लिए। एज सून एज का मतलब था जैसे ही दे स्टार्टेड ईटिंग द राइस उन्होंने चावलों को खाना शुरू किया। आ ह्यूज नेट फेल ओवर दैम एक जो बड़ा, ह्यूज मतलब जो बड़ा विशाल जो एक जाल था, फेल ओवर दैम वो उनके ऊपर गिरा, फॉल मतलब गिरना, सेकंड फॉर्म फेल उनके ऊपर गिरा। एंड दे वर ऑल ट्रैप्ड और वो जो सब थे ट्रैप मतलब कि वो जाल में फंस गए, ट्रैप का मतलब फंसना। आगे देखिए दे ट्राइड एवरीथिंग टू कम आउट, और दोस्तों ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। दे ट्राइड एवरीथिंग टू कम आउट उन्होंने मतलब हर सारी चीज़ें उन्होंने आजमाई, ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना उन्होंने, और या फिर किसी चीज़ को आजमाना, उन्होंने सारी चीज़ें आजमाई। टू कम आउट बाहर आने की, ऑफ द नेट जाल से बाहर आने के लिए उन्होंने पूरी कोशिशें आजमाई। बट इन वेन लेकिन वो सारी विफल हो गई। दे सॉ द फॉलर कमिंग टूवर्ड्स देम, और दोस्तों ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। दे सॉ द फॉलर कमिंग टूवर्ड्स देम उन्होंने बहेलिए को अपनी तरफ आते हुए देखा, टूवर्ड्स मतलब की, और दोस्तों फॉलर का मतलब होता है पक्षी पकड़ने वाला या उसे बहेलिया भी कहा जाता है। तो क्या मतलब हुआ कि उन्होंने बहेलिए को अपनी तरफ आते हुए देखा। ही वॉज़ वेरी हैप्पी वह बहुत खुश था, टू फाइंड ये पाकर, अ लार्ज नंबर ऑफ डब्स की एक जो बड़ी संख्या में कबूतर थे, ट्रैप्ड इनसाइड द नेट वो जाल के अंदर फंस चुके थे। चलिए आगे देखिए। हाउएवर मतलब कि हालांकि, द किंग ऑफ डव्स वॉज वेरी इंटेलिजेंट एंड क्लेवर। क्या मतलब हुआ हालांकि जो डव्स कबूतरों का जो राजा था वॉज वेरी इंटेलिजेंट वो बहुत बुद्धिमान था, एंड क्लेवर और चालाक था। क्लेवर मतलब चालाक, इंटेलिजेंट मतलब बुद्धिमान। आगे देखिए ही सैड टू अदर डव्स उसने दूसरे अन्य कबूतरों को कहा, वी मस्ट डू समथिंग इमीडिएटली टू फ्री आवरसेल्व्स फ्रॉम द क्लचेस ऑफ दिस फॉलर। दोस्तों इस वाक्य में मस्ट का यूज़ किया गया। मस्ट का प्रयोग किसी भी तरह की आवश्यक सलाह को दर्शाने के लिए किया जाता है। वी का मतलब हम, तो क्या मतलब हुआ इस लाइन का, उसने दूसरे कबूतरों से कहा वी मस्ट डू समथिंग इमीडिएटली टू फ्री आवरसेल्फ, फ्री मतलब आज़ाद करना, हमें अवश्य ही तुरंत कुछ करना होगा, टू फ्री आवरसेल्व्स अपने आप को आज़ाद कराने के लिए, फ्रॉम द क्लचेस ऑफ दिस फॉलर मतलब इस बहेलिए के चंगुल से खुद को आज़ाद कराने के लिए हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। आई हैव एन आइडिया मेरे पास एक विचार है, मेरे पास एक आइडिया है। वी शुड ऑल फ्लाई अप टुगेदर क्लचिंग द नेट इन आर बीक्स। दोस्तों ये जो वाक्य है इसमें शुड का यूज़ किया गया है। शुड का प्रयोग वाक्यों के अंदर सलाह को दर्शाने के लिए किया जाता है, और जब हम शुड का प्रयोग वर्तमान के वाक्यों में करते हैं तो वहाँ शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो उसने क्या कहा, वी शुड ऑल फ्लाई अप मतलब हम सबको ऊपर उड़ना चाहिए, टुगेदर एक साथ, क्लचिंग द नेट इन आर बीक्स, बीक मतलब चोंच। तो इस पूरे लाइन का क्या अर्थ है, उसने क्या कहा कि हम सबको एक साथ ऊपर उड़ना चाहिए, नेट को अपनी चोंचों में दबाकर, क्लच करते हुए मतलब दबाते हुए। वी विल डिसाइड आर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन लेटर, और जो हमारा नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन होगा मतलब जो हमारा अगला काम होगा उसका हम बाद में निर्णय करेंगे। लेटर मतलब बाद में, और डिसाइड मतलब फैसला करना। तो उसने क्या कहा कि जो हमारा बाद का जो काम होगा उसको हम बाद में डिसाइड करेंगे, उसका निर्णय लेंगे। नाउ अब कम ऑन फ्रेंड्स लेट्स फ्लाई, दोस्तों आओ और लेट्स फ्लाई और उड़ो। चलिए आगे देखिए। सो मतलब इसलिए,
Each dove picked up a part of the huge net in his beak and they all flew up together। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। पिक मतलब उठाना, सेकंड में पिक्ड। सो इसलिए ईच डव मतलब प्रत्येक कबूतर ने पिक्ड अप अ पार्ट ऑफ द ह्यूज नेट मतलब उस बड़े जाल का एक हिस्से को उठाया, इन हिज बीक अपनी चोंच में, एंड दे ऑल फ्लू अप टुगेदर और वो एक साथ उड़ गए। Seeing the birds flying along with the whole net, the fowler was surprised। क्या मतलब हुआ? Seeing the birds flying all with the whole net, सभी पक्षियों को एक साथ उड़ता हुआ देखकर, with the whole net मतलब पूरे जाल के साथ, the fowler was surprised, जो फॉलर था, जो बहेलिया था, वो सरप्राइज्ड, वो हैरान था। He could never imagine this, और उसने इस चीज़ की कभी भी कल्पना नहीं की थी। he could never imagine this, वह इस चीज़ की कभी भी कल्पना नहीं कर सकता था। He ran after the flying birds, shouting madly, but could not catch them। क्या अर्थ हुआ? He ran after, और दोस्तों ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है रन आफ्टर मतलब किसी के पीछे भागना दौड़ना, और सेकंड फॉर्म है रैन आफ्टर। ही रैन आफ्टर द फ्लाइंग बर्ड्स, वह उड़ते हुए पक्षियों के पीछे दौड़ा। शाउटिंग मैडली, पागलपन से चिल्लाता हुआ। बट कुड नॉट कैच दैम, लेकिन वो उनको नहीं पकड़ सका। सून जल्दी ही, द बर्ड्स फ्लू आउट ऑफ हिज साइट, और जो पक्षी थे वो देखते देखते ही, सून मतलब जल्दी ही, द बर्ड्स फ्लाई आउट, वो उड़कर चले गए, ऑफ हिज साइट, उसकी नज़र से वो उड़ के चले गए। When the king dove saw that the fowler had given up the chase, he said to his friends, now we all have to get out of this net। क्या मतलब हुआ? When the king dove saw मतलब कि जब कबूतरों के राजा ने देखा, दैट की द फॉलर हैड गिवन अप। दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, गिव अप का मतलब होता है हार मानना, और ये थर्ड फॉर्म है, और यहाँ पर हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया, तो ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। तो क्या अर्थ हुआ कि जब कबूतरों के राजा ने देखा कि जो फॉलर है, बहेलिया है, वो हार मान चुका है। द चेज़, हैड गिवन अप द चेज़ मतलब वो इस चेज़ से पीछे करना छोड़ चुका है। और दोस्तों गिव अप का मतलब हार मानना या किसी को छोड़ देना। तो जब कबूतरों के राजा ने देखा कि जो बहेलिया है वो उसने पीछा करना छोड़ दिया है, ही सैड टू हिज फ्रेंड्स, उसने अपने दोस्तों से कहा, नाउ अब वी ऑल हैव टू गेट आउट ऑफ दिस नेट, अब हम सबको इस नेट से, इस जाल से बाहर आना होगा। देयर लिव्स आ माउस ऑन द नियर बाय हिलॉक। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, जहाँ पर यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो उसने आगे क्या कहा कि देयर लिव्स अ माउस ऑन द नियर बाय हिलकॉक मतलब एक नज़दीकी हिलकॉक, हिलकॉक मतलब कि पहाड़ी चोटी, एक नज़दीकी पहाड़ी चोटी पर एक चूहा रहता है। ही इज़ माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त है। लेट्स गो टू हिम, चलो उसके पास चलो। फॉर हिज हेल्प, उसकी मदद के लिए। आगे देखिए, ऑल द डब्स फ्लू ऑन टू मीट द माउस, और ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। फ्लाई की सेकंड फॉर्म है फ्लू। ऑल द बर्ड डब्स फ्लू मतलब कि सारे कबूतर उड़े। फ्लू ऑन टू मीट द माउस, चूहे से मिलने के लिए। व्हेन द माउस हर्ड द डब्स मेकिंग नॉइज इन फ्रंट ऑफ हिज होल, और दोस्तों ये हियर की सेकंड फॉर्म है। हियर मतलब सुनना, सेकंड फॉर्म हर्ड। जब चूहे ने सुना, द डब्स मेकिंग नॉइज मतलब जब चूहे ने कबूतरों को शोर करता हुआ सुना, इन फ्रंट ऑफ हिज होल अपने बिल के सामने। ही गॉट फ्राइटेंड, फ्राइटेंड का मतलब भयभीत हो जाना, डर जाना। ही गॉट फ्राइटेंड, वह घबरा गया, वह डर गया। एंड हिड, और वो छुप गया। हिमसेल्फ, और उसने खुद को छुपा लिया। डीपर इनटू द होल, और उसने बिल के अंदर खुद को, डीपर मतलब गहराई में, छुपा लिया। ही केम आउट, वह बाहर आया। ओनली वैन ही हर्ड द किंग डब सेइंग मतलब वह जब ही बाहर आया जब उसने मतलब कि कबूतरों के राजा को बोलते हुए सुना। फ्रेंड मतलब कि दोस्त। इट्स आई, ये मैं हूँ। द किंग डव मतलब कि कबूतरों का राजा। वी आर इन ग्रेट डिफ़िकल्टी, हम बहुत बड़ी समस्या में हैं। प्लीज़ कम आउट, कृपया बाहर आओ। एंड हेल्प अस, और हमारी मदद करो।
हियरिंग द डव हिज फ्रेंड्स वॉइस, मतलब कि कौओं को सुनकर हिज फ्रेंड्स वॉइस, उसके अपने दोस्त की आवाज़ को, द माउस केम आउट ऑफ हिज होल, जो चूहा था वो अपने बिल से बाहर आया, एंड सॉ द किंग डव, और उसने कबूतरों के राजा को देखा, एंड हिज फ्रेंड्स, और उसके दोस्तों को, ट्रैप्ड, फंसा हुआ देखा, इन द नेट, जाल में, कबूतरों के राजा को और उसके दोस्तों को फंसा हुआ देखा। ओह सेड द माउस, चूहे ने कहा, हु हैज़ डन ऑल दिस टू यू, क्या मतलब है इस लाइन का, हु हैज़ डन ऑल दिस टू यू। और दोस्तों ये जो वाक्य है यहाँ पर हु का यूज़ किया गया है, और हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, जब हम किसी का रेफरेंस देते हैं तो हु का यूज़ वहाँ किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, हु हैज़ डन ऑल दिस टू यू, मतलब ये सब आपके साथ किसने किया है। द किंग डव नरेटेड द होल स्टोरी, नरेट मतलब बताना समझाना, सेकेंड फॉर्म नरेटेड। कबूतरों के राजा ने सारी कहानी बताई। द माउस इमीडिएटली स्टार्टेड निबलिंग एट द नेट, और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, निबल मतलब कुतरना, और ये फोर्थ में निबलिंग, जो चूहा था उसने तुरंत स्टार्टेड निबलिंग द नेट, उसने नेट अराउंड द किंगडम, द माउस इमीडिएटली स्टार्टेड निबलिंग एट द नेट अराउंड द किंगडम, मतलब कि चूहे ने तुरंत जो कबूतरों का राजा था उसके पास का जो जाल था उसको उसने कुतरना शुरू कर दिया। द किंग डव सेड, कबूतरों के राजा ने कहा, नो नहीं, माय फ्रेंड, मेरे दोस्त, फर्स्ट सेट माय फॉलोअर्स फ्री, मतलब पहले मेरे जो फॉलोअर्स हैं, मतलब जो मेरे अनुयायी हैं, या कह सकते हैं जो मेरी प्रजा है, उनको आज़ाद करो। अ किंग कैन नॉट कीप हिज सब्जेक्ट्स इन पेन, मतलब एक जो राजा है वो अपनी प्रजा को, सब्जेक्ट्स मतलब प्रजा, अपनी प्रजा को दर्द में नहीं रख सकता, एंड इन्जॉय द फ्रीडम, और वो फ्रीडम का, आज़ादी, फ्रीडम फॉर हिमसेल्फ, और वो खुद के लिए आज़ादी का आनंद नहीं ले सकता। द माउस प्रेज्ड द किंग, जो चूहा था उसने राजा की प्रशंसा की, फॉर हिज नोबलनेस, उसकी नोबलनेस मतलब उसकी नेकी के लिए, एंड निबल्ड एट द पोर्शन ऑफ द नेट, और उसने एक जो जाल का एक पोर्शन था, हिस्सा था, उसने उसको कुतर दिया। विच वुड सेट फ्री द अदर डब्स फर्स्ट, जो कि दूसरे चूहों को पहले आज़ाद करता, दूसरे कबूतरों को पहले आज़ाद करता। एंड ओनली एट लास्ट, और सिर्फ आखिरी में, ही फ्रीड द किंग डब, उसने कबूतरों के राजा को आज़ाद किया। आगे देखिए, ऑल द डब्स वर वेरी ग्रेटफुल टू द माउस, और जो सारे कबूतर थे वो चूहे के प्रति बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल थे, मतलब कि आभारी थे, उसके एहसानमंद थे। दे थैंक्ड द माउस, उन्होंने चूहे का धन्यवाद किया। एंड देन, और फिर, फ्लू टू देयर डेस्टिनेशन हैप्पीली, और खुशी से वो अपनी मंजिल की तरफ उड़ गए। चलिए दोस्तों, अब इस कहानी का मॉरल भी देख लिए। मॉरल क्या है, यूनिटी इज़ स्ट्रेंथ, मतलब कि जो एकता है उसमें बल होता है। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी। यदि आपको अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।